Good evening, everyone. हर बार की तरह 20 लोग जैसे हैं कि क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के लिए। कल की क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे। कल तक कोई मैसेज आए नहीं थे। और लेकिन कल के लेक्चर में कमेंट सेक्शन में 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कशन हुए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारा कोरम जैसे ही रीच होगा या 5:02 जो भी पहले हो जाए उस पर हम लेक्चर को शुरू कर देंगे। चलिए, अब लगभग 5:02 हो गए, हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है, मेन हमारा कोर लेक्चर तो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये टॉपिक क्यों चूज किया गया है, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। पाकिस्तान की हियरिंग है वो बार बार हो रही है पिछले काफ़ी टाइम से, जिसमें वो ग्रे लिस्ट में था। उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए इंडिया ट्राई कर रहा है, पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए। ठीक है, तो हम पहले ये सब बेस समझेंगे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड है, कि ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, क्यों FATF को बनाया गया था, किस चीज़ से लड़ने के लिए FATF को बनाया गया था। लेकिन उससे पहले हम एक मेन कंसेप्ट को समझते हैं जिसके अराउंड FATF रिवॉल्व करता है, कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग अभी नया कंसेप्ट नहीं है। FATF तो 1989 में आया था, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट है वो बहुत पुराना कंसेप्ट है। ये तब से कंसेप्ट है जब से मनी का कंसेप्ट रहा है दुनिया में। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या एक्टिविटी है? मनी लॉन्ड्रिंग एक वो एक्टिविटी है, एक तो ये इलीगल एक्टिविटी है। मनी लॉन्ड्रिंग साफ तौर पे एक इलीगल एक्टिविटी है, जिसके थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी के जरिए गेन किया गया पैसा, जो क्रिमिनल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी से आपने जो ब्लैक मनी जनरेट की है, जो नॉर्मल लीगल एक्टिविटी से आपने नहीं जनरेट करके क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट की है, उस पैसे को उसके ओरिजिन से जितना दूर ले जाके आप उसको लेजिटिमेट रूप से दिखा सकते हो, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। सीधे शब्दों में लॉन्ड्रिंग आप बोलते हैं, लॉन्ड्रिंग का होता है धुलना। तो यहाँ पे आप क्रिमिनल एक्टिविटी से लाए गए ब्लैक मनी को धोकर वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, जिससे आप नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकोगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? अब देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती है वो धर्मार्थ के लिए नहीं होती है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट हो, चाहे वो ड्रग्स का रैकेट हो, चाहे वो गैम्बलिंग का रैकेट हो, ये सारे के सारे रैकेट प्रॉफिट मोटिव से होते हैं। एक्सटॉर्शन का रैकेट है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये होता है एक ऐसा सेटअप, एक ऑर्गेनाइज सेटअप जिसमें लेयर्स हैं, डिफरेंट हायरार्की है। जैसे एक ऑफिस का लेयर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है कि एक बॉस होगा, उसके अंदर काम करने वाले वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर होंगे, उसके नीचे काम करने वाले फुट सोल्जर होंगे। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का रहता है। इसको ऑर्गेनाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इनके गोल्स, रोल्स, इनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अलग होती है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम से जो
पैसा जनरेट होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। एक एस्टिमेशन है कि हमारे यहाँ 2 से 5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी के बराबर पैसा जनरेट होता है ऑर्गेनाइज क्राइम से, जिसको हर साल लॉन्डर किया जाता है। तो इन क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाया गया पैसा है वो आप नॉर्मली दिखा नहीं सकते। अब कोई अगर ड्रग्स बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है वो ओपनली उसको खर्च नहीं कर सकता क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि उस पैसे को इस तरीके से वापस लाया जाए। मेरे पास जो पैसा है वो ड्रग्स से बेच के लाया हुआ पैसा है, उसको मैं खर्च नहीं कर सकता। तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं वाइट मनी में जिसको मैं खर्च कर सकूं डायरेक्टली अपने थ्रू या अपने बेनामी लोगों के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है जिससे आप जो क्रिमिनल एक्ट से जनरेट किया हुआ मनी है, क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट किया हुआ पैसा है, उसको आप क्लीन करते हुए एक ऐसे पैसे में कन्वर्ट कर दें जिसका पुरानी एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से आया था। उसको धो देना, ब्लैक मनी या डर्टी मनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी से आई गई है उसको पूरी तरीके से धो देना, और उसके बाद जो पैसा बनेगा वो व्हाइट मनी होगा, लॉन्डर्ड पैसा होगा। अभी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट जो है बहुत यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जो टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग, तो लॉन्ड्रिंग क्यों बोला गया था कि अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे उसमें से एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है अल कपोन, बहुत ही नोटोरियस गैंगस्टर था। तो उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर आते थे इलीगल एक्टिविटी से। अब उसको वो कैसे अपने बिजनेस का इनकम दिखाए, तो उसके लिए उसने क्या किया था, जैसे विदेशों में कपड़े धोने के लिए बहुत सारे लॉन्ड्रोमैट होते हैं जहाँ पे एक दुकान होगी जहाँ पे लाइन से वॉशिंग मशीन लगी होगी और वहां आके आप पैसा दे के अपने कपड़े धोएंगे। तो उसने ये मशीन का सिस्टम शुरू किया था। बहुत सारे लॉन्ड्रोमेट, मतलब लॉन्ड्री की मशीन लगाई थी, ऐसे बहुत सारे दुकान खोले थे जो केवल कैश पे चलते थे, ओनली कैश बेसिस पे चलते थे। तो जब ये दुकान शुरू हुई तो जो उसी का पैसा था उसी के लोग आके कस्टमर बन के उस दुकान में पैसा देते रहते थे। तो उसी का पैसा आ रहा है उसी के दुकान में। तो जो उसने गलत काम करके जो पैसा कमाया था उसी पैसे को अपने लोगों के थ्रू वो अपने ही बिजनेस में वापस ला रहा है जो लीगल बिजनेस है। उसका जो ड्रग्स का बिजनेस था वो इलीगल बिजनेस था, लेकिन उस पैसे को जो इलीगल बिजनेस से जनरेट किया था वो अपने लीगल बिजनेस में लाता था फर्जी फर्जी कस्टमर्स दिखा के। तो ये इसीलिए इसका नाम जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग था। तो अब ये बहुत क्रिटिकल इसलिए होता है क्योंकि बिना इसके कोई भी क्रिमिनल अपने पैसे को यूज नहीं कर सकता है। और ये छोटा मोटा पैसा नहीं होता, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा होता है, इवन ट्रिलियन ऑफ डॉलर का पैसा होता है। जब हम 2 से 5% जीडीपी की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। अभी तक कोई डाउट है किसी को भी, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंसेप्ट है, काले धन को सफेद बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। काला धन जो कि आपकी इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट हुआ था उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिससे वो वाइट मनी बन जाता है। एक ऐसा पैसा जो कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी से बना हुआ है, इससे मिला है आपको। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? थोड़ा सा भी डाउट हो वो हम समझ सकते हैं। 30 सेकंड का टाइम है, डाउट है पूछ लीजिए। ये कंसेप्ट समझने के बाद हम समझेंगे कि कितने स्टेजेस में लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इसका प्लेसमेंट। क्या है, जब जैसे मेरे पास ड्रग्स का मैंने कारोबार किया, उससे मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए, तो मैं उसका प्लेसमेंट करूंगा। अब उसका प्लेसमेंट क्या होता है कि आप 1 करोड़ की बड़ी राशि को छोटी छोटी राशियों में डिवाइड कर दो। 20-20 हजार की राशि में डिवाइड कर दो, या 10-10 हजार की राशि में डिवाइड कर दो, या 2-2 हजार की राशि में डिवाइड कर दो, और छोटे छोटे अमाउंट को आप अलग अलग अकाउंट्स में जमा करते जाओ। तो एक तरह से आपका इलीगल मनी है अब वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ चुका है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आ चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। ये अगर कैश को बहुत छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके बोल रहे हो तो इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्मर्फिंग। SMURFING, स्मर्फिंग। ठीक है, एक बड़े अमाउंट को, एक बड़े कैश अमाउंट को अगर आप थोड़े थोड़े अमाउंट्स में तोड़ के अलग अलग खाते में जमा करते हो तो उसको बोलेंगे स्मर्फिंग।
ठीक है। तो प्लेसमेंट में क्या किया आपने, एक बड़ा इलीगल जो कैश था आपका, 1 करोड़ जो मेरे पास था, ये मेरा एग्जांपल यूज हो रहा है, उस 1 करोड़ के कैश को जब आप छोटे अमाउंट में डिवाइड कर देते हो, पहले लोग कैश वाला जो अगर आप यूज कर रहे हो मेथड, तो उसको बोलते हैं स्मर्फिंग। उसके अलावा भी मेथड होते थे, छोटे छोटे मेथड होते थे। कुछ लोग छोटे छोटे डायमंड लेके रखे रहते थे अपने पास। कुछ लोग क्या करते थे कि मनी ऑर्डर को खरीदते थे। अगर 10,000 का मनी ऑर्डर है, वो 11,000 रुपए देके वो मनी ऑर्डर को खरीद लेंगे। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब प्लेसमेंट आपने कर दिया, आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे खातों में आपने पैसे को जमा कर दिया, 1 करोड़ को आपने डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को 1 करोड़ बहुत छोटी रकम लग रही है, लेकिन अब ठीक है, बाद में जब हमारा काम बढ़ेगा ड्रग्स का तो हम 100 करोड़ उसको कर देंगे, लेकिन अभी 1 करोड़ है, अभी छोटा धंधा है, हम माइक्रो इंटरप्राइज है, इसलिए हम माइक्रो इंटरप्राइज लेके चलते हैं, 1 करोड़ का लेके चलते हैं। ठीक है, टर्नओवर हमारा। अब इसके बाद लेयरिंग करेगी। लेयर का क्या होता है, किसी आप लेयर किसके ऊपर चढ़ाते हो, जब आपको किसी को छुपाना होता है। ठीक है। तो लेयरिंग कर रहे हो ताकि क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा है उसके ऊपर आप इतनी परत चढ़ा दो, इतनी लेयर चढ़ा दो कि उसका ओरिजिन जो है, क्रिमिनल ओरिजिन है, वो दिखना बंद हो जाए। ठीक है। तो क्रिमिनल ओरिजिन को छुपाने के लिए आपने उस पैसे को तो पहले बैंक में डाल के जमा कर दिया, उसको छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ दिया। ठीक है। छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ने के बाद उसको आपको ढकना है। तो आप कैसे ढकोगे, उसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे 1 करोड़ था हमारे लघु उद्योग से, तो उससे 1 करोड़ को हमने छोटे छोटे अमाउंट में तोड़ दिया। उसके बाद एक फर्जी कंपनी बनाई, एक ऐसी फर्जी कंपनी बनाई जो गाड़ियों की सर्विसिंग करती थी। चलिए, तो गाड़ियों की सर्विसिंग करने वाली कंपनी मेरी कंपनी है, मेरी एक दुकान है जिसमें गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, या मेरे नाम पे भी नहीं होगी, मेरे किसी गुर्गे के नाम पे होगी, जो हमारे लघु उद्योग का डिलीवरी बॉय होगा। ठीक है। जो हर जगह घर घर जाके ड्रग्स पहुंचाता है, वो डिलीवरी बॉय के नाम से मैंने एक दुकान खोल ली। अब उस दुकान में कोई कस्टमर नहीं आए, जेन्युइन आएगा, एक आध कस्टमर जेन्युइन आ जाएगा उसकी गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए, लेकिन बाकी जो है मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे पास दिन भर में 100-200 कस्टमर आते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, सबके नाम से बिल जा रहा है, सबके नाम से बिल जा रहा है। फर्जी सेल दिखा रहे हैं। फर्जी सेल दिखाते हुए वो जो 1 करोड़ का पैसा था, वो मेरे पास एक दुकान का टर्नओवर बन के आ गया। अब उस दुकान, ये पहला लेयर आ गया। एक लेयर जो था क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा था, वो बैंक में गया, पहले उसका प्लेसमेंट हो गया। उसकी पहला लेयर क्या चढ़ गया, उसके ऊपर पहली परत क्या चढ़ गई कि वो एक सर्विस सेंटर का टर्नओवर बन गया है। अब मैं एक और कंपनी बनाऊंगा जो उस सर्विस सेंटर को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, जैसे इंजन ऑयल सप्लाई करेगा, गियर ऑयल सप्लाई करेगा, टायर सप्लाई करेगा, ट्यूब सप्लाई करेगा। एक्चुअल सप्लाई कुछ नहीं करेगा, सब कागज में सप्लाई करेगा। तो वो 1 करोड़ का जो टर्नओवर है वो चले जाएगा अब उस सप्लाई कंपनी के पास। 1 करोड़ का उस सप्लाई कंपनी को अमाउंट चले गया। तो ये दूसरा परत चढ़ गया। अब वो 1 करोड़ किसी और कंपनी के थ्रू जो उसको सामान सप्लाई करता है, उसको मैं एक लेयर चढ़ा सकता हूँ, या मैं उसी पैसे को ये दिखा सकता हूँ कि वो अपने लोगों को, फर्जी इंप्लॉयज है, एक तीसरी कंपनी बनाई हमने जिसमें हमने दिखाया कि हमने 1 करोड़ सैलरी में बांट दी है, या 50 लाख सैलरी में बांट दी है, ऐसे लोगों को जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है। तो ऐसे करके हमने 3 4 5 लेयर चढ़ा दी, हम परत दर परत चढ़ाते जा रहे हैं अपने इलीगल मनी के ऊपर, जिससे उसका ओरिजिन जो है वो देखना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा तो हमने किया है सेल परचेज कर करके, सर्विसिंग करा के, सेल करा के, परचेज करा के। इसका एक और तरीका हो सकता है कि हम बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से पैसा गया दूसरे में, दूसरे गया तीसरे में, तीसरे गया चौथे में, चौथे में गया पांचवें में, ऐसा करते हुए भी कर सकते हैं। तो एक था सेल परचेज से करते हुए करें, एक था कि बैंक अकाउंट से करते हुए करें, एक आदमी से दूसरे आदमी करते हुए करें, या तो मिक्स कर सकते हैं, एक आदमी एक कंपनी से ट्रांजेक्शन करेगा, वो कंपनी किसी आदमी से ट्रांजेक्शन करेगी, फिर वो आदमी किसी कंपनी से ट्रांजेक्शन करेगा, वो फिर किसी और कंपनी से ट्रांजेक्शन करेगी। तो आप अलग अलग तरीके की लेयर कर सकते हैं। फील्ड में हम लोगों ने देखा है कि लोग 100 लेयर तक बनाते हैं अपनी कंपनीज के, या अपने इलीगल पैसे को छुपाने के लिए 100 लेयर तक ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। और जब आप उसको तोड़ते हो तो आपको दिखता है साफ साफ कि ये जो पैसा आया था वो इस अकाउंट से आया था, उसको इस अकाउंट से आया था, उसको इस अकाउंट से आया था, तो दिखता है वो। तो लेयर आपको ब्रेक करना होता है, तो ये लेयरिंग होती है। उसके बाद होता है इंटीग्रेशन। देखो मुद्दा क्या था
कि हमने जब ड्रग का बिजनेस शुरू किया था तो हमको लेना था बहुत अच्छा घर, ठीक है। 1 करोड़ का घर था, हम ले नहीं सकते थे क्योंकि कच्चे में पैसा है, इलीगल पैसा है, कैसे यूज करेंगे उसको घर खरीदने में। तो मानता है नहीं कोई, कैश में आजकल रजिस्ट्री होना भी बंद हो गया है। तो उसको, अब वो मेरा ड्रीम हाउस था, एक ड्रग की कंपनी में चलाता हूँ छोटी सी, उसका मेरा ड्रीम हाउस था कि मेरे को 1 करोड़ का घर लेना है, लेकिन ले नहीं सकता था। 1 करोड़ मेरे पास कैश में था लेकिन बैंक में नहीं था। तो अब मैंने क्या किया, अपने 1 करोड़ को छोटे हिस्सों में बांट के प्लेसमेंट कर दिया, उसके ऊपर लेयरिंग कर दी। फिर फाइनली मैंने लेयरिंग कर करके एक आदमी या एक कंपनी के नाम पे वो 1 करोड़ जमा करवा दिए, जो मेरे से कहीं से भी रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन मैं उससे काम निकलवा सकता हूँ, ठीक है। वो मेरा एक तरह से बेनामी होगा। अब वो पेमेंट करेगा उस 1 करोड़ की घर की थ्रू चेक, ठीक है। तो जो 1 करोड़ का कैश था, जिससे मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता था, जिससे मैं वो घर नहीं खरीद सकता था, उसको मैंने पहले प्लेसमेंट की, फिर उसकी लेयरिंग कर दी। उसके बाद मैंने उस लेयरिंग से बनाए हुए वाइट मनी को यूज करते हुए जो घर मेरे को सबसे पहले खरीदना था वो घर मैंने खरीद लिया। इस फाइनल स्टेप को, जिससे आप अपने इलीगल मनी से कोई लीगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट भी मुझे मिलेगा, उसको बोलते हैं फाइनल स्टेज, जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। यानी आपने इलीगल मनी को, इलीगल इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया है लीगल इकोनॉमी से, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। इस पूरे कंसेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है, आप बताइएगा। सोचिए, 10 सेकेंड सोचिए, और 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास डाउट पूछने के लिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट है, ये समझना जरूरी था, क्योंकि हमको, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हमारे सिलेबस में है इकोनॉमी के, लेकिन एफएटीएफ अगर हमको समझना है कि एफएटीएफ के ऊपर इतना हल्ला क्यों है, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में इतना एक्शन लिया जा रहा है, तो वो जरूरी है समझना। तो आप सोचिए इसके बारे में, और अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्टेज समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो लेयरिंग हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? चलिए, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को डैमेज कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल, देखिए सबसे बड़ा जो ट्रस्ट, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो या फाइनेंस से जुड़े अलग संस्था हैं, जैसे हमारा मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो उसका यूएसपी होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो उसको रखता है, टिकाए रखता है उसकी जगह पे, वो होता है ट्रस्ट। कोई बैंक के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, जैसे लोगों के ऊपर, लोगों के अंदर भी यस बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, वो बोल रहे थे उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो देखा आपने शेयर के दाम 5 रुपए पे आ गए थे। तो सिमिलरली अगर कोई ऐसा देश है जहां पे बैंक्स को हर क्रिमिनल यूज कर रहा है अपने इलीगल पैसे को नॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए, तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अगर क्रिमिनल के साथ है तो उसका बाकी मैनेजमेंट भी खराब होगा, तो एक तो इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है उन बैंक्स की, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग का यूज फिर बाकी लोग भी करते हैं। एक डाउट आया है, पहले मैं थॉट कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हम बताएंगे। प्लेसमेंट को लेकर एक डाउट आया है। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग अगर बहुत आसानी से हो जा रही है, तो चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो टेररिस्ट हो। नक्सलाइट टेररिस्ट यूजुअली क्या करते हैं, ये ड्रग का जो काम करते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, जो एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, उससे कैश में पैसा लेते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग करते 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 वो पैसा पक्के में अपने पास पहुंचा लेते हैं। अगर ये सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध होगी, तो उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को भी कितना बड़ा खतरा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपका डॉक्यूमेंटेड इवेंट है जिसमें एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक का अपहरण हुआ था 2001 में, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए फिरौती दी गई थी। और ताज्जुब की बात है कि ये 4.5 करोड़ रुपए यूज किए गए थे अमेरिका में 9/11 का हमला करने के लिए। तो 9/11 का हमला करने के लिए, तो 9/11 का हमला करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए यूज किए गए थे अमेरिका में 9/11 का हमला करने के लिए। तो 9/11 का हमला करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए यूज किए गए थे अमेरिका में 9/11 का हमला करने के लिए। तो
आप पावर समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया में जनरेट हुआ कैश, इलीगल एक्टिविटी जो कि एक्सटॉर्शन था, उससे जनरेट हुआ कैश यूज हो रहा था अमेरिका में एक इवेंट फंड करने के लिए। अब अमेरिका में कोई फ्लाइट में लेके 4.5 करोड़ तो गया नहीं होगा, उसने कहीं से बैंक ट्रांसफर किया होगा। बैंक ट्रांसफर करने के लिए उसको लॉन्ड्रिंग करनी होगी। क्या पता उसने फर्जी ऑर्डर कर दिया था अमेरिका में कि अमेरिका से ये सामान मैं मंगा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर मंगा रहा हूँ, उसके लिए 4.5 करोड़ की पेमेंट है। तो ये इलीगल ट्रांजेक्शन किया उसने इलीगल पैसे से, जिसका यूज किया गया अमेरिका में 9/11 का हमला कराने के लिए। तो ये आप सोच सकते हैं इसकी कितनी बड़ी इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इकोनॉमी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इकोनॉमी डिस्टॉर्ट होगी, हमारा बैंकिंग सिस्टम डिस्टॉर्ट होगा, साथ ही साथ हमारा इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए, और मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किस लिए होता है, फिर टेरर फाइनेंसिंग के लिए हमने एग्जांपल देख लिया। टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा मैंडेट है एफएटीएफ का, जिससे उसको लड़ना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का यूज करते हुए टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एग्जाम के लिए, और इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एफएटीएफ तो है ही आपके सिलेबस में, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक का डाउट आया था प्लेसमेंट को लेके। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो कैश का पैसा है उसको आप यूज कैसे कर रहे हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में घुसने के लिए। आप अगर किसी बैंक में, अब जैसे आप कभी जाते होंगे बैंक में कैश जमा करने के लिए, तो आपको पता है 50,000 से ऊपर कैश जमा करने में पैन कार्ड पूछ लिया जाएगा। पैन कार्ड पूछ लिया जाएगा मतलब आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी। तो आप जाके 1 करोड़ रुपए सीधे बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं, आपको आइडेंटिटी छुपा के रखनी है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, उस 1 करोड़ को 49,900 रुपए की अमाउंट में तोड़ सकते हैं, जिससे पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। और आप जाके अकाउंट्स में डिपॉजिट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब तक वो 49,900 का अमाउंट 1 करोड़ रुपए नहीं बन जाता। अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट्स में डिपॉजिट करते जाएंगे। कभी आप 40,000 डिपॉजिट कर देंगे, कई बार आप 49,000 डिपॉजिट कर देंगे, कई बार 20,000 डिपॉजिट कर देंगे, कभी 30,000 डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे अमाउंट को यूज करना जिससे वो ट्रिगर ना हो, आइडेंटिटी रिवील ना हो, उस स्टेज को बोलते हैं प्लेसमेंट स्टेज। ठीक है, तो अब आपका डाउट सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है मुकेश, आप बताइएगा। प्लेसमेंट है पहला स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे आप बड़े इलीगल पैसे को तोड़ तोड़ के फाइनेंस अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट करके अपने पैसे को प्लेस करते हो इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक में किया जाता है। इसमें कोई डाउट है आपको? अगर डाउट सॉल्व हो गया तो यस या नो बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा इस कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यस या नो नहीं आता है तो मैं उसको यस मान के आगे बढ़ जाऊंगा। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारा आज का कोर टॉपिक है, मेन टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये न्यूज में बहुत टाइम से रहा है। हाँ, एक डाउट और आया है अनूप का कि प्लेसमेंट और स्मर्फिंग, स्मर्फिंग एक टाइप ऑफ प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का एक तरीका है। ठीक है, स्मर्फिंग का मतलब होता है कि एक बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में तोड़ तोड़ के आप जमा करते हो, तो एक तरीका है प्लेसमेंट करने का। कई लोग करते हैं कि जैसे छोटा छोटा गोल्ड का कॉइन खरीद लेंगे, या फिर कई लोग मनी ऑर्डर खरीदते थे पहले कि छोटा छोटा मनी ऑर्डर खरीद लेंगे। एक और तरीका आजकल नया आ गया है कि आप मोबाइल में अपना, कई जगह पे यूज होता है, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करो, उसके थ्रू आप बैलेंस भेजो दूसरे इंडिविजुअल को। कई टेररिस्ट सेल ऐसा भी किए थे जिसमें मोबाइल बैलेंस को आप भेजते थे, मोबाइल बैलेंस को रोटेट करते थे दूसरे आदमी के मोबाइल में, वो भेजता था किसी और के मोबाइल में। तो आप एक बड़े अमाउंट से बहुत सारा रिचार्ज करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेते थे अपना पूरा मोबाइल बैलेंस को, जिसको आप फिर यूज करते थे वॉलेट के फॉर्म में, वॉलेट का रिचार्ज करा करा के, नॉट मोबाइल बैलेंस, वॉलेट बैलेंस का रिचार्ज करा करा के। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्लेसमेंट करने के। लेकिन अगर आप कैश को तोड़ के छोटे छोटे अमाउंट में जमा कर रहे हो तो उसको स्मर्फिंग बोलेंगे। सेम कंसेप्ट है, बस
एक है कि आप कैश में कर रहे हो तो स्मर्फिंग है, बाकी अगर चीजें कर रहे हो जैसे गोल्ड कॉइन हो गया छोटे अमाउंट में, या मनी ऑर्डर हो गया, या डीडी खरीदना, लोग डीडी खरीदते थे, डीडी बना बना के रखते थे, तो वो सब प्लेसमेंट का एक तरीका होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे। अब एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ 1989 में जब पेरिस में कन्वेंशन हुआ था उसमें बनाया गया था, G7 का कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, यूएन का नहीं था, G7 का कन्वेंशन था पेरिस में 1989 में। तो एक ऐसी बॉडी को बनाया गया जो स्टैंडर्ड सेट करेगी। किस चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगी? ताकि आप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग से लड़ सकें। आपका जो पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है उसका कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग ना कर पाए, उसके लिए आप लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर तैयार करेंगे। लीगल मतलब लॉ बनाना पड़ेगा, रेगुलेटरी मतलब आपको बॉडीज बनानी पड़ेंगी जो उस लीगल जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑपरेशनल मतलब आपको फील्ड यूनिट्स बनानी पड़ेंगी जिससे वो लॉ इम्प्लीमेंट हो सके। तो लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मैकेनिज्म तैयार करने पड़ेंगे जिससे आपका जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर नकेल कसी जा सके। तो FATF will set standard and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measure for combating money laundering and terror financing। और ऐसा कोई भी थ्रेट है जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन करता है, जो उसको खराब कर सकता है, उसका दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब ये है FATF का मैंडेट। उसको लीगल फ्रेमवर्क बनाना है, उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, उसको ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाना है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जो है वो रोकी जा सके, या ऐसा कोई भी कार्य रोका जा सके जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ था? अब 1989 में पेरिस में समिट हुआ, उसके बाद FATF ने रिकमेंडेशंस दिए जिसमें सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन आए जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब कि ऐसे टेररिस्ट जो होते हैं, जो जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, बड़े बड़े मिसाइल होते हैं, वो सब कहीं से खरीद रहे हैं सामान को, तो उन लोग यूज कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का, और उसका यूज करते हुए वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बड़े लेवल पे तबाही की जा सकती है। ठीक है, तो ये काम को रोकने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। एक और मैंडेट क्या है कि UNSCR, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रेजोल्यूशन पास कर रहा होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो है रेजोल्यूशन नंबर 1267, 1267। 1267 क्या होता है कि इसमें ये कहा गया है कि जितने भी आपके एसोसिएटेड एंटिटीज हैं अलकायदा से और तालिबान से, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। तो 1267 ने कहा है, यूएन जब रेजोल्यूशन पास किया UNSCR ने, उसने कहा है कि अलकायदा और तालिबान से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडिविजुअल है, या उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, उस पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाया जाए। तो ये था UN रेजोल्यूशन 1267। इसको भी इंप्लीमेंट कराने का काम FATF करेगा। उसके बाद आता है UN रेजोल्यूशन 1373, 1373। उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल टेररिज्म को जो भी वो करेगा, खतरा पहुंचाएगा, जो भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाएगा, उसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाया जाएगा। तो पहले जो 1267 था उसने केवल किया था अलकायदा और तालिबान से जुड़े जो इंडिविजुअल्स हैं और जो एंटिटीज हैं, चाहे वो कंपनी है जिनका यूज करते हुए अलकायदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होगी, या वो फर्म है जिसका यूज करते हुए अलकायदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होगी, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाना है। ठीक है, अब 1373 में क्या बोला कि 1373 में बोला, और 1373 का टाइमिंग ये था जब 9/11 का हमला हुआ था यूएस में। 9/11 का हमला हुआ था, तो फिर इन्होंने बोला था
ये रेजोल्यूशन पास करते हुए कि इंटरनेशनल टेररिज्म इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये रेजोल्यूशन पास करते हुए बोला था कि ये जो 9/11 का हमला हुआ है, इट इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमने देखा दो रेजोल्यूशन जो पास किए गए थे। उसके बाद एक नया रेजोल्यूशन पास हुआ है जो है 2462 2462 ने टेरर फाइनेंसिंग को भी क्रिमिनलाइज कर दिया है। तो पहले तो इसका मैंडेट जो था, जो 1989 में पहला मैंडेट आया था, वो था इनका मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। टेरर फाइनेंसिंग को ये रेजोल्यूशन 2462 से इनको इसके मैंडेट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसका काम है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लीगल मैकेनिज्म और ऑपरेशनल मैकेनिज्म को दुरुस्त करना, जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग से लड़ सकें। ठीक है, उसके बाद जो रेजोल्यूशन यूएन पास कर रही है, चाहे वो 1266 हो अलकायदा और तालिबान के खिलाफ, या 1373 हो इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ, या 2462 हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको इसमें कोई भी डाउट है अभी तक, आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट, किसी भी लेवल का डाउट हो, चाहे वो एफएटीएफ के मैंडेट के ऊपर डाउट आ रहा हो, या वर्ड टेरर फाइनेंसिंग नहीं समझ में आ रहा हो, या रेजोल्यूशन जो हमने सुने हैं उसको रिपीट करने की बात हो। वैसे रेजोल्यूशन हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगर बाई चांस पूछ लिया गया तो हमको एक आइडिया होना चाहिए कि रेजोल्यूशन कौन कौन से थे। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट को लेके रेजोल्यूशन पास हुआ था, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम यूएन का है, सॉरी एफएटीएफ का है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन देखिए, हमने एफएटीएफ का जो मैंडेट था वो देखा कि किसी भी कंट्री का टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए जो लीगल, ऑपरेशनल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अलावा ये था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो भी रेजोल्यूशन पास करता है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जैसे किसी देश में अगर अलकायदा या तालिबान से जुड़े हुए कंपनीज काम कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट उन देश के बैंक्स में खुले हुए हैं, तो उसके खिलाफ सैंक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसका काम भी एफएटीएफ का है। तो दो रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट हैं, 1266 1267 और 1373 1373। तो 1266 ये कहता है कि अलकायदा और तालिबान से जुड़े सारे एंटिटीज, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो बैंक के उनके अकाउंट्स हों, चाहे वो कंपनीज हों, चाहे वो इंडिविजुअल हों जो इनसे जुड़े हुए हों और इनको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में हेल्प कर रहे हैं, उनके ऊपर आप फाइनेंशियल सैंक्शन लगाएंगे। तो ये रेजोल्यूशन आपने पास कर दिया, उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने का काम करेगा एफएटीएफ। है 1373 ने ये बोला था कि वर्ल्ड टेरर या इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड के पीस को थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, और ये बाइंड करता है सारे के सारे यूएन मेंबर्स को कि इंटरनेशनल टेररिज्म वाली सारी एक्टिविटीज के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। तो पहला जो था 1266 वाला, वो था अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। उसके बाद जो वर्ल्ड टेररिज्म वाली एक्टिविटीज, जैसे 9/11 का हमला था, 26/11 का हमला था, जो इंटरनेशनल पीस को और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं, उसके अगेंस्ट में या उसके सपोर्ट वाले जो टेररिस्ट हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सैंक्शन लगाया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तभी तो पाकिस्तान के ऊपर जब ये हियरिंग चल रही थी तो उसने दुनिया को दिखाने के लिए फिर गिरफ्तार किया था वहां के टेररिस्ट को। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए ऐसा नहीं था कि हम टेररिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये यूएन का रेजोल्यूशन जो उनके अगेंस्ट में पास हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए कि हमने अपना काम किया है, हमारे पास मैकेनिज्म है जिससे हम ये एक्शन ले सकते हैं कि हम टेररिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो एक्शन लेकर ये एफएटीएफ को दिखाना चाह रहा था कि देखिए, हमको आपने ग्रे लिस्ट में डाला था लेकिन हम अब ठीक हो रहे हैं, हमने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है और इसके कारण हमको आप ग्रे लिस्ट से हटा दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए जो ये दो रेजोल्यूशन थे 1267 और 1373,
ठीक है। तो हाफिज सईद जो था वो वर्ल्ड पीस को थ्रेटन कर रहा है। इंटरनेशनल टेरर वाले इवेंट किए उसने, 26/11 का हमला किया जिसमें केवल भारत के नागरिक नहीं मारे गए थे, इसराइल के नागरिक मारे गए थे, अमेरिका के नागरिक मारे गए थे, यूरोप के कई देशों के नागरिक मारे गए थे। तो अब ऐसे वर्ल्ड टेरर इवेंट को जो करते हैं, अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना, उसको चेक करने का काम एफएटीएफ का होता है। ठीक है। तो ये एफएटीएफ का मैंडेट है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो पास किया है रेजोल्यूशन, उसके अगेंस्ट में जो एक्शन होना है, वो एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने का काम भी एफएटीएफ का होगा। तो हमने तो देख लिया क्या क्या काम है। एक तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है पॉलिसी बनाने का अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और ये चेक करेगी कि जो यूएन रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ में, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हर देश कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और अगर कोई रिफॉर्म की जरूरत है तो रिफॉर्म भी लाने के लिए वो कंट्री की हेल्प करेगी। अब एफएटीएफ की अगर हम मेंबरशिप को देखें तो 38 मेंबर हैं उसके। इंडिया 2010 में मेंबर बना है, उससे पहले वो 2006 में एज एन ऑब्जर्वर जुड़ा था। ठीक है। करेंटली अभी 2 ऑब्जर्वर हैं, सऊदी और इंडोनेशिया। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी उसके ऑब्जर्वर बन सकती है, उसके एसोसिएट मेंबर भी बन सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि कंट्री ही बनेगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी मेंबर बन सकती है, सिर्फ देश नहीं है जो उसके मेंबर बनेंगे। तो इंडिया अब मेंबर है 2010 से, उससे पहले वो 2006 में एज एन ऑब्जर्वर जुड़ा था एफएटीएफ से। अभी 2 ऑब्जर्वर हैं, सऊदी और इंडोनेशिया। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसकी मीटिंग को एफएटीएफ प्लीनरी बोला जाता है। ठीक है। जो साल में 3 बार मिलता है। ठीक है। एफएटीएफ की प्लीनरी मीटिंग्स होती हैं जो साल में 3 बार मिलती हैं, जिसमें एफएटीएफ की मीटिंग्स होंगी। ये चेक किया जाएगा कि जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है, वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अभी जो एफएटीएफ का प्रेसिडेंट है वो चाइना को बिलोंग करता है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ा था इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपको बता दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एफएटीएफ की लिस्टिंग क्या होती है। एक होता है ग्रे लिस्ट होता है और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होगा? ऐसी कंट्री जो टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन है। ठीक है। सेफ हेवन मतलब सुरक्षित, उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेररिस्ट को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सेफ हेवन बोला जाएगा। ठीक है। ये वो देश हैं जो फेल हो जा रहे हैं इन कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। इसका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का एनालिसिस किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को ढंग से रोक नहीं पा रहे हैं, तो और ये इसके कारण ये देश टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन बन जा रहे हैं, इस तो इनको ग्रे लिस्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक सैंक्शन लगना शुरू हो जाएगा वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इनको लोन लेने में दिक्कत हो जाती है। जो सेम बैंक से, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ है। उसके बाद इनका इंटरनेशनल बॉयकॉट भी शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो इनका ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो भी इम्पैक्ट होता है। तो हमने देखा ग्रे लिस्ट क्या होता है। ग्रे लिस्ट को टेररिस्ट का सेफ हेवन कंट्री बोला गया है, जो कि which are failing to curb the money laundering and terror financing in their country। तो जब इसका असेसमेंट होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, इस पूरे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का, और उससे ये दिखता है कि इनके पास प्रॉपर ऑपरेशनल, रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, तो इनके ऊपर फिर इनको फिर ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा तो इनको इंटरनेशनल एड मिलने में दिक्कत होगी, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उसके बाद इनको लोन लेने में दिक्कत होगी इन सारे बैंक से और आईएमएफ से। उसके बाद इनका इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगा।
उसके बाद इनके ऊपर जो है इंटरनेशनल इनका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। अब ब्लैक लिस्टिंग क्या हो जाएगी? एक तो देश है जो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है अपने लीगल फ्रेमवर्क को और अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ढंग से रेगुलेट नहीं कर रहा है। एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट वो कंट्री होती है जो पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCT, जो ब्लैक लिस्ट होती है उनको ये टर्म दिया जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, जो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो ये जो चीजें हैं वो एफएटीएफ के फिर इसको एफएटीएफ की ब्लैक लिस्टिंग में डाला जाएगा, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव जो कंट्रीज हैं, अभी 2 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में है। पहला है आपका ईरान, दूसरा है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। एक डाउट आया है, सैंक्शन आर मेड आफ्टर बीइंग इंक्लूडेड इन द ब्लैक लिस्ट और फ्रॉम द ग्रे लिस्ट स्टिल। ग्रे लिस्ट में आने के बाद इम्पैक्ट पड़ता है कि लोन और ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पाकिस्तान को आईएमएफ से $6 बिलियन का भी जो लोन मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन और जो बहुत लंबी मीटिंग चली उसके बाद मिला है। ब्लैक लिस्ट में आने के बाद तो कंप्लीटली बैन हो जाता है इनको, मदद एड मिलना भी और लोन मिलना भी। तो सैंक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लैंकेट बॉयकॉट ब्लैक लिस्टिंग में होगा। ग्रे लिस्ट में बस स्लो डाउन हो जाएगा, रिजेक्शन बढ़ जाएंगे, लेकिन कंप्लीट जो इनका वो है कि इनका कोई भी लोन या इंटरनेशनल एड या इंटरनेशनल ट्रेड वो सबका सब बंद हो जाता है। इनके सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो ग्रे लिस्टिंग है, इनिशियल है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया है। ब्लैक लिस्ट में कंप्लीट सैंक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में अभी केवल 2 कंट्रीज हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इसीलिए जब ईरान के साथ हमको अपना यूएन ने भी सैंक्शन पास किया है, एफएटीएफ ने भी सैंक्शन पास किया है, इसके कारण हमको उनसे तेल खरीदने में बहुत दिक्कत आ रही थी। पहले तो हमने यूएस को बोल के रखा था कि हम थोड़ा ईरान से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। फिर जब यूएस ने भी सैंक्शन पास कर दिया और एफएटीएफ का भी ब्लैक लिस्टिंग हो गया था उसका, तो उसके कारण अब हम उससे रिटेल जो हमारा कारोबार था क्रूड ऑयल का वो भी बंद करना पड़ गया। पहले हम थोड़ा यूएस के थ्रू जुगाड़ करके ले रहे थे, थ्रू रुपी बॉन्ड ले रहे थे हम, वो भी अब बंद हो गया है, ठीक है। यूएस ने हमको टाइम दिया था टेपर करके, आप थोड़ा 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 कम कर करके पूरा बंद करना पड़ेगा आपको। तो हम उस टाइमलाइन में ही काम कर रहे थे, ठीक है। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में रह चुका है 3 साल के लिए, 2012 से 2015। अब अगली बार उसको जब नया जो फ्रेश ग्रे लिस्टिंग हुई है उसकी, वो जून 2018 में हुई है, ठीक है। अब उसके बाद इसने बोला था, अपना हाई लेवल कमिटमेंट दिया था जब उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया 2018 की मीटिंग में, उसने उसको बोला कि हम एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मिलके, जो एक इंटर एफएटीएफ के जैसे ही एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है, 41 मेंबर होते हैं उसके, एफएटीएफ के 38 मेंबर हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप के 41 मेंबर हैं, इसके साथ मिलके एक कमिटमेंट दिया है जिसके लिए जिससे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों एक्टिविटीज को पुश करेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के काम करेगा और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के काम करेगा। तो जब इसको ग्रे लिस्टिंग की गई 2018 में, जून 2018 में, तो पाकिस्तान ने फिर कमिटमेंट दिया और 10 पॉइंट एक्शन प्लान बना था जो पाकिस्तान को फॉलो करना है। 27 इंडिकेटर दिए थे पाकिस्तान को जिसमें उसको एक्शन लेना है। जो भी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ, उसमें बोला था 27 में से 18 इंडिकेटर में पाकिस्तान ने ढंग से काम नहीं किया है, इसलिए उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ब्लैक लिस्टिंग से रोकने के लिए पाकिस्तान को 3 वोट की जरूरत थी, मिनिमम 3 वोट की जरूरत थी, जो उसको मिल गया सपोर्ट, इसलिए उसकी ब्लैक लिस्टिंग बच गई। लेकिन फिर उसका असेसमेंट किया जाएगा दोबारा से कि जब उसके इंडिकेटर्स हैं, जो 27 इंडिकेटर हैं, जो 10 पॉइंट प्लान है उसके कमिटमेंट का, वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसने जब ये लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग वाली मीटिंग थी, उसे जस्ट पहले हाफिज सईद को गिरफ्तार किया था, ये दिखाते हुए कि हम टेरर एक्टिविटी को अपने देश में नहीं चलने देंगे, हम कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन को नहीं पनपने देंगे या नहीं एग्जिस्ट करने देंगे हमारे देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। तो 3 वोट पाकिस्तान को मिल गए। चाइना बीइंग द प्रेसिडेंट अभी
FATF का, वो बच गया। अब आगे इंडिया भी ट्राई कर रहा था कि उसको ब्लैक लिस्टिंग हो जाए। इंडिया के पास वोट था, वोटिंग मेंबर है FATF का, एशिया पैसिफिक ग्रुप का, ठीक है। तो इंडिया भी एफर्ट लगा रहा था कि पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग हो जाए, लेकिन 3 वोट क्योंकि उसको मिल गए इसलिए वो बच गया। तो पाकिस्तान को 27 इंडिकेटर जो एक 10 पॉइंट प्लान के अंडर है, आपको ना इंडिकेटर याद करने की जरूरत है ना 10 पॉइंट प्लान याद करने की जरूरत है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मिलके वो एक प्लान के अंडर में काम कर रहा है, जो उसने कमिटमेंट दिया है। जब उसको ग्रे लिस्ट कर दिया गया था उसके बाद उसने कमिटमेंट दिया था FATF को कि मैं एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंडर में काम करते हुए अपनी कंट्री के अंदर में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सारे एक्टिविटीज को बंद करूंगा, जिससे वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। पाकिस्तान के ऊपर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उसको अभी ग्रे लिस्ट होने के कारण लोन मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन हो या वर्ल्ड बैंक का लोन हो, IMF का है। IMF से फाइनली जाके $6 बिलियन का लोन मिला है, वो भी उसकी क्राइसिस जो भी करंट कंट्री कंडीशन उसके लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो डेस्परेट है कि वो जैसे ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा उसको एड मिलना और लोन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया तो पूरी तरीके से कैटेस्ट्रॉफिक होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सारे एड मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है आपको इस पूरे कंसेप्ट में कि FATF का काम क्या है? FATF के मेंबरशिप के बारे में हमने देख लिया, FATF की मीटिंग के बारे में हमने देख लिया, ग्रे लिस्टिंग को देख लिया, ब्लैक लिस्टिंग को देख लिया। इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है किसी को भी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। 30 सेकंड का टाइम है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी सेशन तो हमारा लगभग खत्म हो गया है। अब हमने FATF के बारे में देखा कि वो हर कंट्री जो वर्ल्ड की है उसमें ये बोलता है कि आपका एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग से और टेरर फाइनेंसिंग से लड़ सकें। एशिया पैसिफिक ग्रुप FATF का एसोसिएटेड मेंबर है, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन एसोसिएटेड मेंबर है। जैसे मैंने बोला था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑब्जर्वर के रूप में काम करती हैं, एसोसिएट मेंबर के रूप में काम करती है। ये मेरे को देखना पड़ेगा कि एशिया पैसिफिक ग्रुप मेंबर है या एसोसिएट ऑब्जर्वर है या एसोसिएट मेंबर है, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप ये मेरे को बताइए कि इंडिया में ऐसी कौन से लॉ बने हैं या ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे अटैक करती है। प्लीनरी होता है, प्रिलिमिनरी ऑफ FATF नहीं होती है, प्लीनरी होता है। FATF की मीटिंग्स को प्लीनरी कहा जाता है, ये केवल एक फैक्चुअल पोजीशन है, प्लीनरी। आप बताइए कि इंडिया में कुछ लॉज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को और इसको प्रिवेंट करते हैं। पहले आप लॉज के बारे में बताइए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी। PLENARY, प्लीनरी, प्लीनरी। PLENARY, प्लीनरी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में काम करेगी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? लॉ बताइए, लॉ कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ब्लैक मनी एक्ट है, ठीक है। ये दो एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगी।
लेकिन ईडी जो होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय, ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करते। ये जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एफआईआर कराती है उसके बाद ही वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई है, ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले इन्वेस्टिगेट करेंगी। पहला इन्वेस्टिगेशन ये करती है जब फाइंड आउट होता है कि ये सब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो इसको रोकते हैं। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ऐसे केस को देखती है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फिर वो एफआईआर होती है और उस एफआईआर के बेसिस पे ईडी काम करती है। ईडी बिना एफआईआर के काम नहीं करती है। पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन एफआईआर कराएगी, जैसे सीबीआई एफआईआर कराएगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एफआईआर कराएगा, वो एफआईआर के बाद फिर ईडी को काम दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एनआईए आजकल टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ईडी हो गया, एनआईए हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपके जो एक्ट हैं वो पीएमएलए हो गया, ब्लैक मनी हो गया, बेनामी हो गया, ठीक है। आप बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत सारे अच्छे आप सारे के सारे आंसर दे रहे हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स हो गए। हमारे कंट्री का लीगल स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर तीनों दुरुस्त है मनी लॉन्ड्रिंग को और इससे लड़ने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट है इस पूरे सेशन में? अभी हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। हमने पहले पढ़ा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, फिर हमने पढ़ा एफएटीएफ के बारे में, फिर हमने इंडिया के बारे में पढ़ा कि इंडिया के पास कौन कौन से ऐसे लॉ हैं, ऐसे ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट आप चीज देखिएगा, एनआईए में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें अगर फॉरेन किसी कंट्री में अगर एक ऐसा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होता है जिसमें इंडियन इंटरेस्ट या इंडियंस को हार्म किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन इंडिया की एजेंसी कर सकती है। तो अभी जो अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, जो सिख गुरुद्वारे में अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में एफआईआर एनआईए ने अभी कल या परसों दर्ज की है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनआईए भी अभी ये एक्शन ले सकती है अगर विदेशी धरती में कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ है जिससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को और भारत के सिटीजन को नुकसान हुआ है, उसके बारे में एफआईआर दर्ज कराने का पावर एनआईए के पास आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। अभी कोई डाउट आपको पूरे लेक्चर में? न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िएगा। लॉकडाउन है लेकिन अभी सबके पास स्मार्टफोन है, न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अभी वर्ल्ड ओवर। ठीक है, केवल कोरोना आपके न्यूज़ में नहीं है, आपके एमबिट में पूरा यूपीएससी का सिलेबस है। सारा न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। कोई भी डाउट है पूरे लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। बहुत आज बहुत ज़्यादा हिल रहा था, पता नहीं क्यों आज मैं ये प्रॉब्लम हो रही थी और लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो मैं ध्यान रखूंगा आगे से कि मैं हिलूंगा नहीं क्लास में, ताकि आप सुन सके मेरे को क्लियरली। ठीक है, तो कोई अगर डाउट नहीं है तो हम सेशन को बंद करते हैं। आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।